नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं CNBC आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे हम नतीजों पर हिंदुस्तान जिंक के मैनेजमेंट से। साथ ही कार्यक्रम में हम बात यहां पर करेंगे हीट वेव के कहर की, जिसकी वजह से आज काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट ऑल अक्रॉस द कंट्री में यहां पर IMD की तरफ से अलर्ट निकल के आया है। आगे किस तरह की स्थिति रह सकती है, इस पर भी करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर कच्चे तेल और सोने चांदी की। कच्चा तेल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमने बढ़त फिर से आते हुए देखी है। आज शुरुआत के साथ ही मार्केट्स में हमने यहाँ पर 2% की तेजी बनते हुए देखी। $160 प्रति बैरल के ऊपर के कारोबार हैं। कच्चे तेल के प्राइसेस आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे क्योंकि तेजी के साथ वहां पर कारोबार बनता हुआ नजर आया है। US और ईरान की कोई बातचीत नहीं हुई है। साथ ही साथ माना यह भी जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो 28 फरवरी से बंद है, आगे जाकर भी वही स्थिति यहाँ पर रह सकती है। और बिकॉज कोई यहाँ पर पीस मीटिंग नहीं है, उसका इमीडिएट जियोपॉलिटिकल प्रीमियम हमने मार्केट्स में बनता हुआ देखा है। तो 107 के ऊपर के स्तर फिलहाल यहाँ पर बाजार में बनते हुए। सोना चांदी अगर देखें यहाँ पर तो यहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली बनती हुई नजर आई है। पिछले हफ्ते 4800 के लेवल्स थे, वहां से गिरकर $100 नीचे यहाँ पर कारोबार है। चांदी जो $80-81 तक चली गई थी पिछले हफ्ते, 75 के आसपास के लेवल्स वहां पर बनते हुए। मेटल्स में कुछ सपोर्ट जरूर लौट कर आया है क्योंकि वो सल्फ्यूरिक एसिड जो यहाँ पर गल्फ से आता है वो पूरी तरीके से बंद है। चाइना उसे बैन कर सकता है आगे जाके। तो ये दो एक चीजें हैं जो मेटल्स में ध्यान देनी होंगी। कॉपर 2 महीने के आसपास के हाइज के आसपास कारोबार करता हुआ, आधे % की तेजी वहां पर आज भी है। एल्यूमिनियम पिछले एक महीने में 10 से 11% की बढ़त दिखा चुका है। जिंक पिछले एक महीने में 12% तक चढ़ चुका है। तो मेटल्स में जो मेजर्स हैं जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, तीनों ही जगह आज यहां पर तेजी के साथ कारोबार है। बाजार को लगता है आगे जाकर डिमांड बेहतर हो सकती है। और साथ ही साथ और जो ये US ईरान के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हमने सप्लाई चेन्स यहाँ पर ठप होते हुए देखी हैं, उसका भी फायदा यहाँ पर प्राइसेस में निकल के आता हुआ। लेकिन सबसे पहले चलते हैं हिंदुस्तान जिंक के मैनेजमेंट के पास और हमारे साथ अब यहाँ पर अरुण मिश्रा जुड़ चुके हैं। अरुण जी नमस्कार, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। फोर्थ क्वार्टर में जो हिंदुस्तान जिंक के रेवेन्यू में 49% की बढ़त देखने को मिली है, मुनाफा करीब 69% उछला है। साथ ही मार्जिन में भी यहाँ पर अच्छा खासा सुधार है। इसके बावजूद किस तरह से आप नतीजे और इसके आउटलुक पर किस तरह से यहाँ पर आप इसको देखते हैं? यस, हमारे लिए तो परफॉर्मेंस अच्छा रहा। हमने जो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर है उसका प्रोडक्शन कंपेयर टू फर्स्ट हाफ अच्छा किया है। उसके बदौलत हमारे जो सालाना अर्निंग है उसमें भी काफी इजाफा हुआ है। हमारे एबिटा 27% बढ़ा है कंपेयर टू लास्ट ईयर। हमारा नेट प्रॉफिट वो 34% बढ़ा है, जबकि हम Q4 केवल देखेंगे तो उसमें नेट प्रॉफिट पिछला साल सेम क्वार्टर से करीब 68% बढ़ा है, जो कि एबिटा 61% बढ़ा है। तो नंबर्स अच्छे आए हैं। अरुण जी, अगर हम ओवरऑल कमोडिटी प्राइसेस को देखें, आपको लगता है उसका भी फायदा यहाँ पर नंबर्स में देखने को मिला है? क्योंकि चांदी के प्राइसेस, जिंक के प्राइसेस में अच्छा खासा उछाल है। कैसे देखते हैं इनको आगे जाकर? यस, एक तो है कि जिंक प्राइस और सिल्वर, और उसके साथ साथ हम बहुत लो कॉस्ट में प्रोडक्शन किए। मेरा कॉस्ट के एडवांटेज काफी मिला है इस समय। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का एडवांटेज यहाँ पर है। ओवरऑल प्रोडक्शन आगे जाकर अब किस तरह से नजर आती है अरुण जी? एज ऑफ नाउ क्या नंबर्स हैं और क्या एस्पिरेशंस हैं? तो हमारा ओवरऑल प्रोडक्शन मेटल वाइज देखेंगे तो 1048 केटी मेटल प्रोडक्शन हुआ है, जो कि पिछले साल से थोड़ा सा कम है। लेकिन जो बेनिफिट हुआ है कि हम इस साल लास्ट ईयर से ज्यादा हम मेटल बनाए हैं, जिंक बनाया है। करीब 851 केटी बनाया है कंपेयर टू 827 केटी अर्लियर। हमारा जो माइंड मेटल प्रोडक्शन है वो 1.1 मिलियन टन, पहली बार इतना ज्यादा प्रोडक्शन हम लोग कर पाए माइंड मेटल का। और फॉर्चुनेटली जिंक का प्राइस ज्यादा बढ़ा है, लेड का प्राइस कम हुआ है, तो हमारा लेड प्रोडक्शन भी कम हुआ है। लेकिन हमारा सिल्वर प्रोडक्शन जो है पैरेलली 627 टन है। साथों साथ हमने 11 केटी का लेड जो है थ्रू कंसंट्रेट सेल किए हैं, उसमें 37 टन सिल्वर का हमको वैल्यू मिला है। तो वो अगर जोड़ते हैं तो मेरा एक्चुअल सिल्वर देखेंगे तो 666 टन का प्रोडक्शन हुआ है। तो काफी अच्छा नंबर है। वेल एब्सोल्युटली। चांदी से आपको फायदा मिला है, जिंक से फायदा मिला है, और जैसे आपने कहा लेड के प्राइसेस नहीं बढ़े, लेड की प्रोडक्शन भी नहीं बढ़ी, तो वो यहाँ पर बैलेंस आउट हो गया। अरुण जी, चांदी की कीमतें अब आपको क्या लगता है आगे कैसे जा सकती हैं? हमने $30-35 की चांदी को 120 जाता हुआ देखा, अब 60 के आसपास, फिर 80 के आसपास। क्या सेंस यहाँ से बन के आ रही है? तो मेरे हिसाब से 65 टू $75 में रहना चाहिए, इसी के रेंज बाउंड रहेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे बीच बीच में हो सकता है। और जिंक प्राइस हमारे असम्पशन से अराउंड 3100 से $3300 पर टन रहेगा।
तो ये अच्छा है, न्यू नॉर्मल है, लेकिन हमारा काम है प्रोडक्शन और कॉस्ट, तो हम लोग कोशिश करेंगे 975 से $1000 के बीच में कॉस्ट रखने का, और हमें प्रोडक्शन अगर 1.1 मिलियन टन कर देंगे तो लगभग 680 टन सिल्वर मिलेगा। तो अगर प्राइस $60 to $70 के बीच में रहे तो मेरा EBITDA का लगभग 45 to 50% केवल सिल्वर से आ जाए। अरुण जी, साथ ही साथ मार्केट हमेशा वॉच करती हैं कि आपके डिविडेंड्स किस तरह से हैं। फ्यूचर्स डिविडेंड्स पे आउट पर आपका क्या कहना है? नहीं, तो इस बार हमने डिविडेंड डिक्लेयर किया है 11 रुपीज पर शेयर। तो ये लगभग 4300-400 करोड़ जाएगा डिविडेंड देने में, क्योंकि हमारे पास कैश पोजीशन अच्छा है, तो परफॉर्मेंस अच्छा है, शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट जरूर कर रहे होंगे, इसलिए डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है। तो कंपनी तो पॉलिसी से चलती है, जब भी मौका मिलता है, परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, पॉलिसी के तहत हम लोग डिक्लेयर करते हैं डिविडेंड। साथ ही डीमर्जर ऑफ कोर्स हेडलाइंस में रहा है, वेदांता के लिहाज से भी इस प्रोसेस पर आपकी क्या राय है? तो अभी तो फिलहाल वेदांता जो हमारे होल्डिंग कंपनी है, वेदांता का डीमर्जर का काम चल रहा है, एंड 2-3 महीने में वो कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल सी। हिंदुस्तान जिंक का डीमर्जर के प्रपोजल हम लोग पहले बोर्ड में लाए थे, उसमें सहमति नहीं बनी, तो फिर हमने इसका चर्चा करेंगे आगे जाए। हेज्ड क्वांटिटी आप कैसे देखते हैं और इसे आपने कैसे अकोमोडेट किया है ओवरऑल नंबर्स में, गिवन द फैक्ट कि प्राइसेस में काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिली? अभी हम लोग आने वाला प्रोडक्शन में और हम लोग हेजिंग कर नहीं रहे हैं। इससे पहले जो है इस FY27 का टिल 31 तक हमारा जिंक करीब 70 KT का हमारा हेजिंग किया हुआ था, एंड सिल्वर का करीब 60 टन का हेजिंग किया हुआ था। इसका आगे अभी नया साल में हम लोग कोई हेजिंग अभी तक कॉल नहीं ले रहे। एक फाइनल सवाल फिर आगे के आउटलुक पर, और जिस तरह के मैक्रोज फिलहाल यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पर स्ट्रीट काफी डिवाइडेड है, आपकी क्या सेंस है, किस तरह से आप यहाँ पर इसे बाजार को देखेंगे? नहीं, हम तो मेनली डोमेस्टिक प्लेयर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पुश फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर वो चलता ही रहेगा, एंड इंडिया का डिमांड जो है स्ट्रांग है। सिमिलरली साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमी में भी डिमांड स्ट्रांग है, वहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा सारी सरकारें काफी कर रही है। मिडिल ईस्ट में अगर ये वार सॉल्व हो जाए, आई एम श्योर मिडिल ईस्ट में अगेन हमारे अच्छे डिमांड रहता है। हम काफी जो एक्सपोर्ट करते हैं मिडिल ईस्ट में करते हैं, तो इसका डिमांड मिडिल ईस्ट में और बढ़ेगा। तो आई डोंट सी मच डिफिकल्टी इन गेटिंग गुड डिमांड अक्रॉस द बोर्ड, चाहे मिडिल ईस्ट हो, चाहे साउथ ईस्ट एशिया हो, चाहे इंडिया हो। दीज आर ऑल ग्रोइंग इकोनॉमीज। अरुण जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, और बेहतरीन नंबर्स वहां से ऑफ कोर्स आते हुए हिंदुस्तान जिंक का स्टॉक भी आपके सामने लेकर आएंगे। जैसे उन्होंने कहा, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक पॉजिटिव है, साथ ही साथ जिस तरह की तेजी चांदी और जिंक के प्राइसेस में आई है, उसका पूरा फायदा यहां पर हिंदुस्तान जिंक को मिलता हुआ नजर आया है। डीमर्जर पे उन्होंने कहा है कि 2-3 हफ्ते में वहां पर कोई क्लैरिटी यहां पर ऑफकोर्स आ सकती है। और जहां तक मैक्रोज की बात है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट US ईरान वॉर से नहीं है, ज्यादातर डोमेस्टिक नंबर्स हैं जो काफी पॉजिटिव नजर आए हैं। और मेजरली उनका कहना यह भी है कि $65 से $75 प्रति आउंस के बीच में यहाँ पर चांदी के प्राइसेस रह सकते हैं। जिंक में ऑफ कोर्स और तेजी की एक्सपेक्टेशन है। हमारे साथ अब यहाँ पर कुणाल शाह जुड़ चुके हैं निर्मल बैंक से। कुणाल, हिंदुस्तान जिंक का मानना है कि 65 to 75 की एक एवरेज रेंज वो यहाँ पर चांदी में पकड़ के कारोबार कर रहे हैं। आपकी क्या सेंस है? एब्सोल्युटली। अभी का जो एनवायरनमेंट है ग्लोबली, वो देखते हुए कोई भी कमोडिटी में लंबी गिरावट आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। और ये जैसे भी वॉर भी खत्म होता है तो रिकंस्ट्रक्शन डिमांड, सप्लाई चेन जो डिस्टॉर्ट हुई है उसके चलते हुए एक मेजर डिमांड निकल के आएगी मेटल्स में। दूसरी बात है, चाइना के जो डेटा आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि चाइनीज इकोनॉमी इज ऑलरेडी स्टेबलाइज, और यहाँ से चाइनीज डिमांड विल कंटिन्यू टू रिमेन स्ट्रॉन्ग। तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, स्मेल्टिंग में जो जिंक है या एल्यूमिनियम है, तो स्मेल्टिंग साइड पे शॉर्टेज डेवलप हो रही है, और कॉपर में कॉन्सेंट्रेट और स्मेल्टिंग दोनों साइड पे आगे जाके धीरे धीरे प्रॉब्लम होने वाला है। सो सप्लाई साइड कमजोर है, डिमांड नहीं आ रही है, और उसके ऊपर ये सब में चाइना अपना प्रोडक्शन स्मेल्टिंग कैपेसिटी कम कर रहा है। तो कोई मेटल में मंदी का कोई जगह ही नहीं है। मेटल मैं जनवरी से कह रहा हूँ और आज भी कह रहा हूँ, मेटल विल कंटिन्यू टू रिमेन बॉयंट, और तेजी का जो माहौल है वो कंटिन्यू रहेगा। यहाँ से परसेंटेज गेन शायद लिमिटेड रहे, बट डायरेक्शनल अभी भी तेजी का ही ध्यान बन रहा है।
कुणाल, क्रूड ऑयल प्राइसेस में अब यहाँ पर क्या सेंस है? 107 के ऊपर हम यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं। ऑफ कोर्स एक फटीग ज़रूर है प्राइसेस में, वॉर में मार्केट सब ट्वीट्स को और स्टेटमेंट्स को उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहे जैसा हमने पहले 15-20 दिन में होता हुआ देखा था। देखिए, मार्केट ऑयल का जो फ्यूचर मार्केट है और जो स्पॉट मार्केट है वो दोनों में डिस्कनेक्ट है। डेटेड ब्रेंट इज ट्रेडिंग एट अ प्रीमियम ऑफ $12 to $13 राइट नाउ देन द एक्चुअल ब्रेंट। तो एक्चुअल ब्रेंट अगर $105 जो जून चल रहा है, तो डेटेड ब्रेंट अराउंड $120 के आसपास चल रहा है। सो अभी आप फिजिकल जो फ्यूचर मार्केट इंडिकेट कर रहा है वो ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आगे जाके कोई पीस टॉक हो जाएंगे और पीस टॉक के बाद ये वॉर एंड होगी। और ये फ्यूचर का जो टर्म स्ट्रक्चर है वो दिखा रहा है, सब कॉन्ट्रैक्ट बैकवर्डेशन में चल रहा है। बट ऑन द ग्राउंड रियलिटी इट इज मोर देन 56 डेज ये वॉर खत्म नहीं हुआ है। तो अभी भी जब तक पीस टॉक नहीं होते हैं, हॉर्मुज ओपन नहीं होता है, तब तक डिप पे ऑयल में बाइंग आती ही रहेगी। और मुझे एनीवे ब्रेंट $87-88 के नीचे अभी के जो हालात है उसमें जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सो मेरी राय में कच्चे तेल में भी 200-250 रुपए का करेक्शन आता है, वहां पे लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए। और फिर से जो पुल बैक आएगा उसमें आपको एग्जिट करना चाहिए। 110 के ऊपर नहीं लग रहा है और 94-95 के नीचे नहीं लग रहा है। एंड फाइनली सोने में यहाँ पर अब क्या करने की राय है, क्योंकि अपने 4800 के आसपास एक रेजिस्टेंस फॉर्म होती हुई नजर आ रही है। देखिए, सोने में मेरे हिसाब से फंडामेंटल कोई मंदी के नहीं है, बट एट द सेम टाइम वी नीड मोर ट्रिगर्स, क्योंकि ये टाइम सेंट्रल बैंक्स हैव रिमेन नेट सेलर इन द फर्स्ट क्वार्टर। पहले क्वार्टर में सेंट्रल बैंक का जो नेट डेटा देखेंगे तो वो सेलिंग में आया है, तो वो साइड से डिमांड कम है। अभी फिलहाल इंडिया में जो इंपोर्ट नहीं आया है उसके चलते हुए फिजिकल मार्केट में थोड़ी टाइटनेस देखने मिली है। बट गोइंग फॉरवर्ड मुझे लग रहा है कि कोई करेक्शन आता है, जैसे अभी 1,52,000 चल रहा है, तो यही 1,45,000 1,46,000 वहां पे मिलता है तो इट विल बी अ बेटर बाय। राइट नाउ आई बिलीव दैट अपसाइड लिमिटेड है, क्योंकि सेंट्रल बैंक के साइड से भी कोई एग्रेशन नहीं है। अभी ये वेडनेसडे को फेड मीटिंग में अगर बहुत ज्यादा डविश स्टांस लेता है फेड तो बढ़ सकता है, बट मैं डिप पे बाय करना प्रेफर करूंगा। ऑलराइट कुणाल, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो क्लियरली यहाँ पर एक सेंस ये बन के आती हुई कि खरीदारी में यहाँ पर बड़े रहना चाहिए, चाहे वो कच्चा तेल है चाहे वो चांदी है। इनफैक्ट सोने में भी यही आइडिया है कि सपोर्ट बन के रहेगा। आपको याद दिला दें कि इस हफ्ते काफ़ी सारे सेंट्रल बैंक्स की मीटिंग्स हैं, फिर चाहे वो US फेड है, बैंक ऑफ इंग्लैंड है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, बैंक ऑफ जापान है। तो ये 4-5 बैंक्स की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग्स इस हफ्ते में हैं और वहाँ से डॉलर इंडेक्स और काफ़ी हद तक बाकी एसेट क्लासेस इंक्लूडिंग सोना चांदी क्यूज लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ अब स्काईमेट के GP शर्मा जुड़ चुके हैं। मिस्टर शर्मा, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। और लगातार हम यहाँ पर देख रहे हैं स्काईमेट की तरफ से, IMD की तरफ से हीट वेव्स की जो यहाँ पर चिंताएं हैं और जो अलर्ट्स आते हुए नजर आ रहे हैं, ये हफ्ता आपको कैसा लगता है? धन्यवाद मनीषा। कल का दिन मेरे ख्याल में इस सीजन का सबसे गर्म दिन था। बहुत सारी जगह, चाहे आप गुजरात की बात करें, अहमदाबाद, गांधीनगर लगभग 45 डिग्री, महाराष्ट्र विदर्भ की बात करें लगभग 46-47, अकोला, अमरावती, वर्धा, उत्तर प्रदेश में बांदा, प्रयागराज लगभग 47 डिग्री, दक्षिण राजस्थान में इवन बाड़मेर, जैसलमेर 46 डिग्री। तो कल का दिन सबसे ज्यादा गर्म दिन रहा था और आज भी ऐसा ही स्थिति बनी रहेगी। हालांकि आज देर शाम से कुछ चेंज उत्तर भारत में शुरू हो जाएगा। मैंने जैसे एक बार पहले भी जिक्र किया था कि प्री मानसून एक्टिविटी 26 तारीख के बाद से शुरू हो जाएगी, तो आज से शुरू होगी। आज थोड़ा माइल्ड रहेगी उत्तर भारत में, दिल्ली समेत, दिल्ली के दक्षिण में जैसे मथुरा, झांसी, आगरा ये वाले क्षेत्रों में और राजस्थान में कल से थोड़ी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। और अगले 3-4 दिन लगातार प्री मानसून एक्टिविटी, डस्ट स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म, ये सारी एक्टिविटी अलग अलग भागों में। केवल क्षेत्र बचेंगे तो दक्षिण राजस्थान, गुजरात और कोंकण रीजन, ये इनमें एक्टिविटी नहीं होगी। बाकियों में रुक रुक के अगले 3-4-5 दिन डस्ट स्टॉर्म, थंडर, टिपिकल जो प्री मानसून एक्टिविटी है वो कल से शुरू होगी। और उसके साथ फिर तापमान थोड़े कम हो जाएंगे, कम तो हो जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं है लोग रहेंगे 39-40 के आसपास ही। हाँ, 45-46-47 वाला वो जो स्पेल है वो खत्म हो जाएगा अभी कल से। जी मिस्टर शर्मा, जैसे आप कह रहे हैं कि जो 26 अप्रैल यानी कि कल का दिन था, इस साल का अब तक का सबसे गर्म दिन है? इस साल का सबसे गर्म दिन।
और जो प्री मानसून शार्स की हम एक्सपेक्टेशन यहाँ पर मई में कर रहे हैं, एज सुन एज जैसे आपने कहा मई से पहले यहाँ पर शुरू हो जाएंगी, कितना लंबा वो ये चल सकती हैं? देखिए, ये स्पेल जो अभी है, कल से जो शुरू होगा, आप 5 दिन तो पहले और 2 मई के आसपास तक तो चलेगा। ये काफी सारे भागों में, विशेषकर देश के उत्तरी भागों में, पूरे इंडो गंजेटिक प्लेन जो है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड समेत पश्चिम बंगाल, नीचे छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भी भागों में। फिर जैसा मैंने कहा, विशेषकर जो महाराष्ट्र के पश्चिम वाले क्षेत्र होंगे, जिसमें मध्य महाराष्ट्र, कोंकण रीजन, ये बच जाएगा, दक्षिण राजस्थान बच जाएगा। तो उसके बाद हाँ, 1 सप्ताह के बाद थोड़ा सा इसमें फर्क आएगा, बदलाव आएगा, और उसके बाद फिर दूसरा स्पेल आने में हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन 1 हफ्ता तक तो प्री मानसून की एक्टिविटी अब बनी रहेगी। जी मिस्टर शर्मा, साथ ही साथ ऑफ कोर्स चिंताएं इस बात को लेकर भी हैं कि अगली फसल खरीफ को लेकर तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं ही, लेकिन मार्केट्स को लगता है और ये चर्चा भी है कि अगर हीट वेव ऐसी है, प्री मानसून यहाँ पर बिलो नॉर्मल है, तो क्या वाटर कंसर्न्स के साथ ये साल देखने को मिलेगा? बिल्कुल, इस बार वाटर मैनेजमेंट थोड़ा सा क्रिटिकल इशू रहेगा, क्योंकि देखिए, जो अभी तक के जो लेवल हैं, क्योंकि बहुत अच्छी बरसात नहीं हुई थी, सर्दियों में भी अच्छी बरसात नहीं हुई थी। ये है कि हाँ, अप्रैल के जो पहले 2 सप्ताह थे, उनमें थोड़ी अच्छी वर्षा हो गई कुछ भागों में, तो स्थिति थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन जितनी डिजायर्ड लेवल होना चाहिए वो नहीं है। तो इसलिए वाटर स्टोरेज की कमी है। ग्राउंड वाटर की बात करें, सब सॉइल वाटर की बात करें, तो उसमें भी स्थिति अच्छी नहीं है। कोई ग्लेशियर्स में ऊपर बच्चे, कोई ज्यादा स्नोफॉल नहीं हुआ कि जो गर्मी के साथ पिघल के जो हमारे वाटर बॉडीज हैं उनके थ्रू थोड़ा सप्लाई अच्छी हो जाए, वो भी कैनाल नेटवर्क वगैरह उतना अच्छा नहीं रहेगा। कुल मिला के कहें तो थोड़ी स्थिति हो सकता है चिंताजनक हो वाटर रिसोर्सेज की, वाटर स्टोरेज की भी। और जब मानसून, हालांकि मुझे लगता नहीं कि देर होगी उसमें आने में, शुरुआत तो अच्छी हो जाएगी मानसून की, और हो सकता है ये समय से कुछ दिन अगर पहले ही दस्तक दे दे तो वो उसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। तो उसी पे थोड़ा ज्यादा, मैं तो कह रहा हूँ, उस पर निर्भर करेंगे कि मानसून समय पे शुरू होके कम से कम थोड़ी सी स्थिति बेहतर हो जाए। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फिर तो थोड़ा उसका तो खतरा लग रहा है, जैसे कि हम कह रहे हैं एल नीनो के चलते मानसून का खतरा तो बिल्कुल बना रहेगा। जी, पॉइंट टेकन। मिस्टर शर्मा, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली 26 अप्रैल इस साल का सबसे गर्म दिन है, लेकिन प्री मानसून एक्टिविटी कल से स्टार्ट हो जाएगी, तो वो कुछ राहत शायद यहाँ पर भारत में आती हुई नजर आएगी। वेल, इसी के साथ लेकिन एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे और लेकर आएंगे बॉन्ड स्ट्रीट। CNBC आवाज and India Bonds present Bond Street. नमस्कार, स्वागत है आपका बॉन्ड स्ट्रीट में। और बॉन्ड बाजार आज थोड़े से दबाव के साथ यहाँ पर खुलते हुए नजर आए, एंड अनएक्सपेक्टेड लाइंस, बिकॉज कच्चे तेल में यहाँ पर तेजी देखने को मिली, जहाँ पर इस वक्त भी 2% की बढ़त के साथ $107 प्रति बैरल के आसपास के लेवल्स हैं। वेल, जो यूएस और ईरान की टेंशन है वो लगातार बढ़ी हुई है, वहाँ पर कोई पीस डील नहीं हो पा रही है, सीज फायर तो है लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, और इसकी चिंता यहाँ पर मार्केट्स में है। रुपया आज सपाट है, लेकिन आपको याद दिला दें कि पिछले हफ्ते सितंबर 2022 के बाद सबसे बड़ी गिरावट हमने यहाँ पर रुपए में आते हुए देखी है ऑन अ वीक बेसिस। एक और चीज़ जिस पर मार्केट्स की नज़र होगी वो है डेट ऑक्शन, जो स्टेट गवर्नमेंट्स करेंगी 28 अप्रैल को 14,500 करोड़ के लिहाज से। साथ ही साथ यहाँ पर मार्केट्स में हमने दबाव बनता हुआ देखा है इसी वजह से भी, लेकिन M&M फाइनेंस के बॉन्ड यहाँ पर, M&M कंपनी यहाँ पर प्राइवेट इशुएंस के लिहाज से यहाँ पर 10 बिलियन जुटाने की कोशिश में है, और ये 28 मार्च 2029 की मैच्योरिटी के बॉन्ड्स शामिल करेगी। काफ़ी हद तक बहुत सारे कॉरपोरेट्स हैं जो यहाँ पर पैसा रेज करना चाहते हैं बॉन्ड्स के द्वारा, और काफ़ी तक इन सभी कंपनीज की बिडिंग भी यहाँ पर आज या इसी हफ्ते में है। दूसरी कंपनी हमारी स्क्रीन पर 1500 फुर्ती है, ये 5 बिलियन रुपए जुटाने की कोशिश में है, और 26 अप्रैल 2028 मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स के द्वारा। कीर्तना फिनसर्व मार्केट्स में एक 1.25 बिलियन जुटाने की योजना से है, और 27 सितंबर 2029 की मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स के द्वारा। पर्पल फाइनेंस भी यहाँ पर बाजार में है, रेज करना चाहते हैं 200 मिलियन, मैच्योरिटी 26 अप्रैल 2028 बॉन्ड्स के द्वारा।
नवी फिनसर्व यहाँ पर 600 मिलियन जुटाना चाहते हैं और ये 27 अक्टूबर 2028 के बॉन्ड द्वारा ये करना चाहते हैं। सिडबी ऑफ कोर्स एक बड़े अमाउंट के लिए यहाँ पर मार्केट्स में है, 60 बिलियन वो जुटाना चाहते हैं, रेज करना चाहते हैं मार्केट से, और ये करना चाहते हैं मैच्योर इशुएंस के द्वारा 10 अगस्त 2029 के बॉन्ड से। गुजरात फाइनेंस 10 साल के बॉन्ड के जरिए 1.5 बिलियन यहाँ पर जुटाएगी और एनएचपीसी की बात की जाए तो ये 80 बिलियन जुटाने के लिए FY27 में कॉर्पोरेट डेट के थ्रू मार्केट्स में उतरने की योजना के साथ है। CNBC Awaaz and India Bonds present Bond Street.